चलो देखो बेटा, AS16 में आपने लिखा था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था हम लोगों ने। चलो अब आज जरा आगे लिखो सब लोग। कंसेप्ट 5 तक किया था बेटा हम लोगों ने। अब आज हेडिंग लिखो जरा, कंसेप्ट नंबर 6। चलो हेडिंग लिखो, कंसेप्ट नंबर 6 बेटा। इसका नाम है एडिशनल पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। एडिशनल पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। लिखो इसमें पहला पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ एसेट। पॉइंट 1 है ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ एसेट लिखो इसमें बेटा, एज पर प्रोविजन of Accounting Standard 16, transfer of asset means consumption or utilization of existing material into construction, production of qualifying asset। आगे लिखिए, the current value of such existing material will be considered as an expenditure on qualifying asset। It means that capitalization will be allowed
on such transfer of asset. अगला लिखिए .2, इसका नाम है टेम्पररी इनकम। टेम्पररी इनकम इसमें लिखिए बेटा, एज पर द प्रोविजन of accounting standard 16, if any income is generated from unutilized borrowed funds, then such an income will not be credited. Will not be credited in profit and loss account. But it will be added, it will be adjusted against total borrowing cost. The following steps should be followed in this case. The following steps should be followed in this case. पहला स्टेप बेटा, स्टेप 1 है कैलकुलेट नेट बोरोइंग कॉस्ट एज फॉलोज। नेट बोरोइंग कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल बोरोइंग कॉस्ट incurred during the period minus temporary income on unutilized funds आगे लिखिए स्टेप 2, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एज फॉलोज। नेट बोरोइंग कॉस्ट divided by borrowed funds multiplied by 100. स्टेप 3 में लिखिए
we will capitalized borrowing cost on expenditure incurred as per effective rate calculated in step 2. Remaining borrowing cost will be transferred to profit and loss account. Remaining borrowing cost will be transferred to profit and loss account. हो गया? चलो अब देखो बेटा, इसको समझने के लिए एक हम लोग करेंगे क्वेश्चन, वहां से ये सब समझ में आएगा क्या है ये दोनों पॉइंट। तो सब लोग आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में आया था बेटा, ये करके समझ में आएगा ट्रांसफर ऑफ एसेट क्या होता है और टेम्पोररी इनकम क्या होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखिए सामने। चलो पढ़ो। लिखा है बेटा, गिवन बिलो आर सम रेलिवेंट डेटा एज रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है किसी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेके कुछ डेटा हम लोगों को दे रखा है और चाहिए क्या, जरा लास्ट लाइन देखिए। The company intends to capitalize total borrowing cost of 48 lakh. Is it possible to do that as per AS 16? कह रहे हैं कंपनी जो है 48 लाख की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चाहती है। तो हमसे कह रहा है क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। अब जरा एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ा था इसमें। इस ईयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो जनरली कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर वो किस पे खर्च हुई होगी, क्वालिफाइंग एसेट पे, जिसको बनाने में क्या लगता है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तब वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगी और एंट्री वगैरह हम लोगों ने सीखा था। फिर हमने पढ़ा था कब शुरू होगा, कब रोक दिया जाएगा, कब फाइनली रोक खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसी पे बेटा ये क्वेश्चन है, तो अब आओ जरा निकालते हैं बोरोइंग कॉस्ट होगी क्या क्या। चलिए शुरू से पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31 मार्च 2450 लाख। कह रहे हैं बेटा अभी तक हमने 450 लाख का खर्चा कर दिया है। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर 99,92,000 वाज 24 लाख। तो ये देखो हमें तो बेटा 2001 का करना है। ये बताओ अगर ये करंट ईयर है 2000 और 2001, तो इससे पहले वाला क्या रहा होगा हम लोग का, 1999 और 2000 ना।
तो ये कह रहे हैं यहाँ पिछले साल तक 450 लाख खर्च हुआ था और 24 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज ये लोग कर चुके हैं। ये पिछले साल का डेटा है। अब सुनो और क्या बोल रहे हैं। ये इतनी बात हुई, फिर कह रहे हैं तो एक काम करते हैं बेटा, इसको लिखते ही चलते हैं, ठीक है, नहीं तो अभी फिर से पढ़ेंगे। चलो लिखो सब बच्चे मेरे साथ साथ। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर incurred till 31st March 2001। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल 31st March 2001। तो पहले लिखेंगे सबसे पहले यहां पे बेटा ओपनिंग बैलेंस इन क्वालिफाइंग एसेट अकाउंट एज ऑन 1st April 2001। अब बताओ बेटा 31 मार्च 2000 का जो क्लोजिंग होगा वही तो 1 अप्रैल का ओपनिंग होगा। तो लास्ट ईयर का क्या क्लोजिंग रहा होगा, ये 450 लाख है, 24 लाख है, दोनों ऐड होगा। तो लिखो इसमें नंबर 1 एक्सपेंडिचर इनकर्ड 450, इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड 24, तो ये आ गया 474। 474 ये आ गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो नेक्स्ट। ये तो जितना हाईलाइटेड था वो हमने कर लिया। अब ये कह रहे हैं बेटा ये अमाउंट स्पेसिफिकली बोरोड, ये अमाउंट स्पेसिफिकली बोरोड टिल 31st March 2000। लास्ट ईयर तक 200 लाख रुपए का बोरोइंग इन्होंने किया था। और ये लिखा है एसेट ट्रांसफर टू कंस्ट्रक्शन 100 का इन्होंने एसेट ट्रांसफर किया है। तो ये देखो आज की क्लास शुरू करते ही मैंने आपको ये हेडिंग लिखवाई पहले, ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब आओ उसको पढ़ो, फिर ये पॉइंट डील करते हैं, तब समझ में आएगा वो है क्या। ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है एडिशनल पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, उसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एज पर द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 ट्रांसफर ऑफ एसेट मीन्स consumption or utilization of existing material into construction production of qualifying asset। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मेरी तरफ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे मान लो हम लोग कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं, खूब ध्यान से सुनना, हम लोग कोई क्वालिफाइंग एसेट बना रहे हैं। देखो ऐसे होता है, मान लो किसी साइट पे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पास में एक स्टोर बना के रखते हैं। इस कंस्ट्रक्शन में जो कुछ काम में आएगा, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, जो कुछ, वो यहाँ पे रखा रहता है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं स्टोर, ठीक है। तो अगर स्टोर से माल साइट पे चला गया तो इस गया है तो पक्का इसमें लग जाएगा ना इसको बनाने में। और ये क्या है, ये क्वालिफाइंग एसेट है। तो स्टोर से अगर साइट पे गया तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ एसेट। जैसे ईंट यहां से यहां पहुंच गई तो यहां लग जाएगी ना, वरना उसको ले जाने ले आने की कॉस्टिंग होती है, समझ आए। इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो जब भी बोलेगा ट्रांसफर ऑफ एसेट तो मान लिया जाएगा कि ये क्वालिफाइंग एसेट पे लग गया। अब कहोगे ये क्या बात हुई सर, खरीदा है तो लगेगा इसी में। बेटा ऐसी बातें हैं ना कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो 3-4 साइट एक साथ चला रहा है आसपास, जैसे रो हाउसेज बनते हैं, अब बीच में एक स्टोर बना हुआ है। अब जरूरी नहीं कि सारे क्वालिफाइंग एसेट हो, खाली यही वाले क्वालिफाइंग एसेट है, तो यहाँ से जितना माल इस पे जाएगा वही इसमें जोड़ा जाएगा ना, समझ में। तो वही इसने लिखा है, ये कह रहे हैं एसेट ट्रांसफर टू द कंस्ट्रक्शन पीरियड। सीमेंट होगा, ब्रिक होगी, कोई भी चीज हो सकती है। 100 लाख का इन्होंने ट्रांसफर किया, तो हम मान लेंगे उतना खर्च हो गया, इसमें ऐड कर लिया जाएगा। अब लाओ इसमें ये देखो क्या लिखा हमने,
the current value of such existing material will be considered as expenditure on qualifying asset, or it means that capitalization will be allowed on such transfer of asset. अगर कोई asset को हम लोग transfer करेंगे तो वो उसी qualifying asset में add कर लिया जाएगा. तो अब आओ नीचे add करो. Transfer of asset. टू थाउजेंड 2001 100 डन. अगला बेटा और क्वेश्चन पढ़ो. लिखा है ये कैश पेमेंट ड्यूरिंग 2000 2001 78. कह रहे बेटा कैश पेमेंट हुई है 2000 2001 की. तो यहां लिखिए कैश पेमेंट 2000 2001 कैश पेमेंट 2000 2001. ठीक है, तो ये बेटा ऐड हो जाएगा. अब कैश पेमेंट का मतलब क्या हुआ जरा बताओ. इधर देखो सब बच्चे, बताओ ये क्या है. पिछले साल तक कितना खर्चा हुआ था. पिछले साल इतना इंटरेस्ट हमने ऐड कर लिया था. इस साल हमने इतने का ब्रिक सीमेंट स्टील भेजा साइट पे और इतने की कैश पेमेंट करी. कैश पेमेंट मतलब बताओ जो मजदूर डेली वेजेस पे आते हैं वो नगद पैसे ही तो लेके जाते हैं. तो कैश पेमेंट का मतलब ये हुआ छोटे मोटे खर्चे जो उसमें बिल्डिंग वाले में ज़्यादातर लोग कैश लेते ही हैं. ठीक है, तो ये हमने ऐड कर लिया. तो अब अगर हम इसको जोड़ दें आपके, तो ये देखो 652 ये आया था बेटा. 652. अभी तक हम लोगों ने इतना खर्चा किया. अब आगे पढ़ो नेक्स्ट. और क्या लिखा है. लिखा है प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 300. प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 300. अब ये क्या बात हुई. अब रुक जाओ जरा 2 मिनट सुन लो. ये जो 300 का प्रोग्रेस पेमेंट है पहले तो लिख लो, फिर अभी दिखा. ये माइनस होगा. अब क्यों होगा यही मुझे समझाना है. लिख लो प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड 352. ये होगा नेट एक्सपेंडिचर टिल 31st March 2001. Net expenditure till 31st March 2001. डन. अब जरा ये सुन लो ये प्रोग्रेस पेमेंट क्या होती है. सब बच्चे सामने देखो बेटा. अभी अकाउंट में ही आप लोग पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, ये पढ़ोगे अकाउंट में. और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक चैप्टर पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. दोनों एक ही हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वहीं से ये आया है प्रोग्रेस पेमेंट. अब 2 मिनट इसके बारे में सुन लो तो समझ में आ जाएगा. देखो बेटा जैसे कोई ठेकेदार होता है जो बिल्डिंग वगैरह बनाता है, बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज, मतलब सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है. किसकी. सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. रोड हर कोई यूज करता है ना, फ्लाईओवर हर कोई यूज करता है, तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. समझा. तो अब क्या होता है देखो थोड़ा सा वहां से कनेक्टेड है. अब समझो जैसे मान लो, देखो मान लो सरकार को कोई काम करना है, गवर्नमेंट को मान लो कोई फ्लाईओवर बनवाना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके लिए पहले पेपर में टेंडर निकालेगी. ऑनलाइन या पेपर फॉर्म में टेंडर निकालेगी. तो क्या होगा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए अप्लाई करेंगे. उसमें से जिसका बेस्ट प्राइस होगा और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देगी. अब मान लो एक डैम बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 को फाइनल हुआ. तो अब हमारी सरकार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 हुआ. तो अब इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा. ठीक है, अब बताओ फ्लाईओवर का मालिक कौन होगा.
सरकार, तो सरकार को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। और बनाएगा कौन? कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2, तो इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। समझा? और इनके बीच में ये जो अग्रीमेंट होगा ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ में तुम लोग पढ़ते ही हो। अब इसमें प्रॉपर लिखा होगा एक एक बात कि मान लो 1000 करोड़ का, मान लीजिए 1000 करोड़ का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, दोनों पार्टी के सिग्नेचर होंगे, एक एक चीज इसमें लिखी रहती है। अब वो मैं बताता हूँ, बताओ यहां तक समझ में है? अब क्या होगा, 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। अब सरकार क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्टर से कहेगी ऐसा है, लो तुम 20 करोड़ पैसे और काम शुरू करो। पूरे पैसे नहीं दिए जाएंगे, 20 करोड़ देके बोला काम शुरू करो। अब ये बेटा अपन 20 करोड़ सरकार के और बाकी पैसे ये अपनी जेब से अरेंज करके काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब ये काम करना शुरू करेंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, अब कहेंगे जैसे जैसे काम पूरा करो बताओ। तो क्या हुआ, जैसे मान लो ये आए, इन्होंने कहा ऐसा है, अब हमने 30% काम पूरा कर दिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने बताया। तो अब क्या होगा, सरकार का आर्किटेक्ट होगा, वो जाएगा साइट पे, जाके चेक करेगा कि जैसे बताया गया था वैसे बनाया उसने, मटेरियल वही है, सर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। समझा? तो ये जो आर्किटेक्ट है ये सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, तो उसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। क्या बोलोगे? वर्क सर्ट, जितने का सर्टिफिकेट मिलेगा वही क्या है, वर्क सर्टिफाइड है। अब जैसे मान लो 1000 करोड़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था, अब इन्होंने कहा कि हमने 500 करोड़ या मान लो 300 करोड़ का काम कर दिया, 300 करोड़ का काम कर दिया, इन्होंने कर दिया, लेकिन आर्किटेक्ट ने इनको सर्टिफिकेट दिया खाली 200 करोड़ का, तो कितना माना जाएगा कंप्लीट? 200 करोड़। जैसे कंपनीज एक्ट में नहीं पढ़ते हो, गलती से भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाए तो कंपनी हो गई फॉर्म, सरकार तो कागज पे चलेगी ना बेटा। समझ आया? उन्होंने 500 करोड़ 300 करोड़ का काम किया है, लेकिन क्या है, आर्किटेक्ट ने कितने का सर्टिफिकेट दिया, 200 करोड़ का। उसकी तमाम वजह हो सकती है, क्या बदमाशी करी, ढंग से वहां काम नहीं किया है, कहेगा फिर से बनाओ। दूसरा, सरकार का एक ही आर्किटेक्ट होता है, 1000 काम चल रहे होते हैं, वो पहुंच ही नहीं पाता, 10 दिन 15 दिन पहले तक आया था, तब तक 200 करोड़ का काम हुआ था, 100 करोड़ का और काम हो गया एक महीने में, फिर उसको बुलाया गया, पहुंच ही नहीं पाया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। समझ आया? तो क्या होगा, तो जितने का इनको सर्टिफिकेट मिला, बताओ कितने का सर्टिफिकेट मिला, 200 करोड़ का, तो माना जाएगा इन्होंने 200 करोड़ का काम किया है। मतलब काम तो इन्होंने 300 करोड़ का किया है, लेकिन 200 करोड़ वर्क सर्टिफाइड है, 100 करोड़ वर्क अनसर्टिफाइड है। डन? अब आप बच्चे बताओ, इनकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ? 300 करोड़, लेकिन सर्टिफिकेट कितने का मिला, तो कितना माना जाएगा? 200 करोड़। अब सरकार कहेगी चलो तुमने 200 करोड़ का काम किया है, लो अब तुम्हें थोड़ा पैसा हम दे देते हैं, पूरा नहीं। 1000 करोड़ पे कितने दिए थे, 20 करोड़, ऐसे कुछ इमेजिनरी फिगर से हम लोग ले रहे हैं। अब कहेंगे चलो 200 करोड़ का काम किया है तुमने, लो चलो 120 करोड़, लो 80 करोड़ सरकार रोक के रखेगी। जो रोक के रखेंगे उसको बोलते हैं रिटेंशन मनी। समझ आया? और ये जो पैसा किश्तों में आ रहा है, टुकड़ों में, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेस पेमेंट। वही आपके उसमें आया अभी, बात समझे? और ठेकेदारों का पैसा हर कोई रोक के रखता है, वो ब्रिज बना के सारे पैसे दे दोगे गिर जाएगा ब्रिज ही। होता है ना, ऐसे काम करते हैं लोग। तो क्या करती है सरकार, इनके पैसे रोक के रखती है, पूरा काम होने के बाद भी सालों पैसा लटका रहता है, तब जाके धीरे धीरे इनको पैसा रिलीज किया जाता है। अब वो सारी बातें लिखी होती है उसमें, ये भी लिखा होता है कि इस डेट तक तुम बना दोगे, अगर नहीं बनाओगे तो रोज का इतना फाइन लगेगा। तो मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट मनी में से काट लेंगे पैसे। बात समझ आई? तो ऐसे होता है। अब समझ में आ गया व्हाट इज प्रोग्रेस पेमेंट? जैसे जैसे धीरे धीरे काम होगा वैसे वैसे सरकार किश्तों में पैसे रिलीज करती जाएगी, उसी को बोलेंगे प्रोग्रेस पेमेंट। तो ये देखो, अब सुनने में ये पेमेंट लगता है, लेकिन ये सवाल ठेकेदार का था ना। ये देखो ऊपर क्या लिखा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट गिवन बिलो आर द सम रेलिवेंट डेटा रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ठेकेदार के लिए यही कमाई है। अच्छा, रिसिप्ट लिखा है इसने, मान लो रिसिप्ट ना भी लिखा होता तो भी ये क्या है, ये हमारा कलेक्शन है। तो अब बताओ यहाँ पे 652 लाख हमने खर्च किए थे, लेकिन 300 की पेमेंट आ गई, तो हमारा खर्चा कितने का हुआ, 352 का ना। बोलो क्लियर हुआ? और मान लो कोई लोन भी चल रहा होगा तो पैसे आएंगे तो हम लोन भी तो सेट ऑफ करवाएंगे ना, तो इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात है। अब बताओ सबको क्लियर हुआ? तो ये है प्रोग्रेस पेमेंट। अब ये आ गया बेटा नेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ एसेट का क्या मतलब हुआ, जल्दी से बताओ। स्टोर से कोई चीज जब साइट पे जाएगी तो उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो वो ऐड कर लिया जाएगा, और साइट से स्टोर पे आ जाए तो लेस कर दिया जाएगा। साइट से स्टोर पे आ जाए तो क्या हो जाएगा,
लेस हो, मैंने कहा था ना, जैसे कई सारे रो हाउसेस बन रहे हैं ये, अब गलत माल चला गया यहाँ से गलत मटेरियल यहाँ चला गया तो वापस हो जाएगा, वापस हो जाएगा तो यहाँ से घटा दिया जाएगा इसकी कॉस्ट में, और जब वहां जाएगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये तो बेटा आ गया अपना नेट एक्सपेंडिचर। अब जरा आगे बढ़ते हैं, लिखिए इसके नीचे नेक्स्ट। अब अपना जो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इंटरेस्ट, ये देखो बेटा, इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा, पहले तो यहाँ लिख लो फिर मैं इसको समझा देता हूँ, 352 लाख का 12%, और नंबर 2 में इंटरेस्ट टू बी रिटन ऑफ इन P&L ऑन अनयूटिलाइज्ड फंड्स 48 लाख का 12%। तो यह तो आ रहा है 42.24 लाख, ये वाला आ रहा है 5.76 लाख। टोटल कर दो जरा एक बार, 42,547 और ये हो गया 100, 48 लाख, ये आ गया टोटल। ठीक है, अच्छा अब ये बेटा देखो, यहाँ तक तो सबकी समझ में आ गया होगा इससे पहले तक। अब जरा ये चीज़ देख लो कहाँ से ये इंटरेस्ट वगैरह निकल रहा है, फिर हम लोग को क्या करना है आगे। वैसे आंसर तो यही आ गया है, ये देखो, ये लोग कितना कैपिटलाइज करने के चक्कर में है, 48 लाख बोलो, और हम लोगों ने क्या लिखा, उसमें से 5.5 लाख के आसपास ये वाला PL में जा रहा है ना, कैपिटलाइज तो इतना ही होगा, तो ये जो सोच रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये सब कहाँ से आया, जरा अब ये चीज़ देख लीजिए, तो ये देखो सामने, चलो अब थोड़ा सा तुम लोग को कुछ रिवाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। बेटा ये देखो, एक हम लोगों ने ये लिखा था, कैपिटलाइजेशन विल बी कंप्यूटेड ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन लोन, एक्सपेंडिचर और लोन विच एवर इज लोअर, पे कैपिटलाइजेशन होता था। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पे बेटा देखो, इन्होंने क्या किया था, ये जो 3 लाइन का डेटा है ये लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर इन्होंने 200 लाख का लोन लिया था, बोलो लिया था कि नहीं। ये न भी दिया होता हम तब भी निकाल लेते, 24 लाख है 12% के बराबर, अगर 24 लाख 12% के बराबर है तो लोन तो 200 लाख का ही होगा ना। ठीक है, तो ये देखो लास्ट ईयर तक कितना लोन लिया था, लास्ट ईयर तक 200 लाख का लोन लिया था, फिर देखो आगे नेक्स्ट 200 का लोन लिया है, और यहाँ पे नेट बोरोइंग फिर दोबारा कितने का लोन लिया है, 200 का, तो 200 पुराना और 200 ये, लोन कितने का हो गया, 400 लाख का। और इंटरेस्ट किस पे लगता है, लोन या एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लोअर पे, तो लोन कितने का लिए हो, 400 लाख का, और खर्चा कितना किए हो, 352, खर्चा किए हो 352। ये बेटा ये देखो, खर्चा कितने किए हैं, खर्चे तो हम 650 लाख का किए हैं, 652, लेकिन ये 300 माइनस हो गया ना, क्या माइनस हो गया, 300, ये टेम्परोरी इनकम है, ये यहाँ से माइनस हो गई, ये देखो, देख लो ये चीज़ मैंने नहीं बताया था ये, as per the provision of AS 16, if any income is generated from unutilized borrowed fund, then such income will not be created in P&L, but it will be adjusted against the total borrowing cost.
समझ आया? तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट, तो नेट बोरोइंग कॉस्ट ऐसे निकलती है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट में से कोई अगर इनकम हुई तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और फिर उसका इंटरेस्ट रेट निकालेंगे। तो ये देखो, ये प्रोग्रेस पेमेंट था तो हमने माइनस कर दिया, तो नेट हमारा खर्चा इतने का हुआ। तो 12% इंटरेस्ट लगना तो 400 पे चाहिए, लोन 400 का ही है, लेकिन निकलेगा कितने पे, 352 पे। तो ये देखो 352 और 48 मिल के होता है ना 400 बेटा, होता है कि नहीं? लोन कितने का लिए हो, 400 का, तो 352 कैपिटलाइज करने देंगे, और इसको मान लेंगे ये अनयूटिलाइज फंड है, ये पैसा कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। समझ आया? अब इनका सवाल क्या था, ये लाइन पढ़ लो। द कंपनी इंटेंड्स टू कैपिटलाइज टोटल बोरोइंग कॉस्ट ऑफ 48 लाख, कंपनी चाहती है पूरा 48 लाख हम जोड़ लें, तो बताओ ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। कितना लिख सकते हैं, 42 पॉइंट समथिंग, वही जो निकाला हम लोगों ने वही। अब आइए नीचे अपना आंसर दीजिए, लिखिए कमेंट, कमेंट में लिखिए, इन द गिवन केस company cannot capitalize full interest of rupees 48 lakh because expenditure is less than borrowed fund. बोरोड फंड से जो एक्सपेंडिचर है वो कम है, इस वजह से हम लोग पूरा नहीं लिख सकते। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5, चलो पढ़ो बेटा। XYZ Limited has undertaken profit for expansion of company, the capacity as per the following details। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का हमें दे रखा है बेटा प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर दे रखा है। आगे पढ़ो। द कंपनी पेज टू इट्स बैंकर एट द रेट 12% पर एनम, 12% का इंटरेस्ट दिया इन्होंने। अच्छा, इंटरेस्ट बीइंग डेबिटेड ऑन अ मंथली बेसिस, कह रहे हैं बेटा मंथली बेसिस का इंटरेस्ट इन पे लगता है। ड्यूरिंग हाफ ईयर कंपनी हैड 10 लाख ओवर ड्राफ्ट अप टू 31 जुलाई, सरप्लस कैश in August. Again, overdraft over 10 lakh from 1st September 2002. The company had a strike during June, hence could not continue work during the June. Work again commenced on 1st July and all works were completed on September. Assume that the expenditure were incurred on the first day of the month. Calculate interest to be capitalized and give the reasons
वॉट एवर आर नेसेसरी। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। पहले तो ये देखो, पहली लाइन में थोड़ा गड़बड़ है। XYZ लिमिटेड हैज टेकन ये प्रोजेक्ट होगा बेटा फॉर एक्सपेंशन ऑफ कंपनी ऑफ कैपेसिटी एज पर द फॉलोइंग डिटेल। ठीक है, अब आओ जरा देखिए, तो लिखिए सब लोग मेरे साथ साथ, फिर पढ़ के लिखो। स्टेटमेंट शोइंग मंथ वाइज कैपिटलाइजेशन लिखिए बेटा। मंथ ओपनिंग बैलेंस एक्सपेंडिचर बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड क्लोजिंग बैलेंस। चलो देखिए, मंथ्स में इनका शुरू हो रहा है कब से? अप्रैल से सितंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। चलो अब पढ़ो फिर से बेटा। सब बच्चे देखो जरा, ये लाइन थोड़ा सा इग्नोर करना, ये पता नहीं क्या यहाँ पे लिख दिया। ये देखो, यहाँ से पढ़ना। द कंपनी पेज टू इट्स बैंकर एट द रेट 12% पर एनम। मतलब कोई कंपनी ने कोई लोन लिया है जिस पे 12% का इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट बीइंग डेबिटेड ऑन अ मंथली बेसिस, हर महीने इंटरेस्ट लगता है। ड्यूरिंग हाफ ईयर कंपनी हैड 10 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 जुलाई। अब जरा देखो सामने, 31 जुलाई, यहाँ से लेके और यहाँ तक इनके ओवरड्राफ्ट में कितना पैसा था? 10 लाख का। सरप्लस कैश इन अगस्त, अगस्त में सरप्लस हो गया है, अगस्त में सरप्लस हो गया। सरप्लस क्यों? 2 लाख खर्च करना था, 1 ही लाख हुआ है तो 1 लाख बच गया। चलो आगे लिखा है, एंड अगेन ओवरड्राफ्ट ओवर 10 लाख फ्रॉम 1 सितंबर। कह रहे हैं सितंबर से 10 लाख के ऊपर चला गया। जरा ऐड करो, 2 2 4, अच्छा 10 लाख यहाँ ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ो नेक्स्ट। चलो अब मैं पहले तो एक चीज बता दूं, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? किसी को पता है ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनो, जितना जानते हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सुनो। देखो ओवरड्राफ्ट क्या होता है। पुराने ज़माने में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो क्या होता था, हर बिजनेसमैन का सीजन होता है। जैसे सीजन आया, मोस्ट ऑफ द बिजनेस सीजनल होते हैं ना बेटा,
तो जब सीजन आने वाला है तो सबको पैसा चाहिए, तो क्या करते थे, लोन लेते थे। अब एक बार लोन ले लो तो बैंक वाले बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि 3 साल तक लोन जमा नहीं करने देंगे। मतलब पूरा लोन नहीं कर सकते, ईएमआई दो, उनको ब्याज से ही तो चलेंगे। फंस जाता था आदमी। ठीक है, तो एक नई टेक्निक निकाली गई ओवरड्राफ्ट की। अब उसमें क्या है, जैसे मान लो मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मेरे पास 10 लाख का ओवरड्राफ्ट है, तो उसमें क्या है, मान लो मैंने एक महीने 10 लाख पूरा यूज़ कर लिया। 15 दिन, 15 दिन में मान लो बच्चों के एडमिशन हुए, मुझे कलेक्शन हुआ, सारा उठा के मैंने पे कर दिया, तो मुझे खाली 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। मैं ऐसे फंसूंगा नहीं। समझ आया कि मुझे 3 साल तक ब्याज देना ही पड़ेगा, 2 साल तक देना ही पड़ेगा, बस समझ में आई। तो ये है ओवरड्राफ्ट। जितना खर्च करोगे उस पे पैसा, जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं होता हम लोग का, लिमिट कुछ और होती है, जितना हम लोग खर्च करते हैं उसी पे तो इंटरेस्ट लगता है ना, बस वैसे मान के चलो। ठीक है, चलो अब पढ़ो जरा क्या क्या है। सबसे पहले देखो बेटा, अप्रैल में, अप्रैल में, अप्रैल देखो अप्रैल से तो काम शुरू हुआ है, तो अप्रैल में तो कोई बैलेंस रहा नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नील। ठीक है, अब ये देखो सामने, 10 लाख में से बेटा देखो कितना खर्च किया अप्रैल में, 2 लाख। तो 2 लाख हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर। 2 लाख लिखेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा बेटा, इंटरेस्ट कितना लगेगा, कैलकुलेट करके बताओ कितना है। 24,000। ठीक है, अब चलो सामने देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब टाइम लगाओगे तुम लोग। ये क्या लिखा है, इंटरेस्ट कैसे लग रहा है, 12% पर एनम लग रहा है, और कह रहे हैं इंटरेस्ट लगेगा हर साल। भाई 12 महीने का 12%, तो एक महीने का 1% हुआ ना। अरे चाहे ऐसे कर लो, नहीं तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो ठीक है, ऐसे कर लो चलो। इसका 12%, ये तो साल भर का हुआ ना, तो एक महीने का नहीं निकालोगे, तो एक ही परसेंट तो हो गया। 12% मंथली थोड़े ना है, 12% क्या है, पर एनम है ना। तो इसका 12%, ये 12 महीने का, तो एक महीने का कितना, 2,000। तो अब यहाँ लिखिए 2,000 का इंटरेस्ट आएगा, 2,000 का इंटरेस्ट आएगा। अब मेरी तरफ देखो सब बच्चे, मान लो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 10 लाख की है, उसमें से 2 लाख मैंने खर्च किया और 2,000 का इंटरेस्ट आ गया। अब बताओ उसका बिल कितने का आएगा, 2,02,000 का ना। 2 लाख तो मैंने खर्च किया और 2,000 क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, तो अब कितना देना होगा, 2,02,000। तो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 2,02,000। अब ये मई का हो जाएगा ओपनिंग। चलो अब देखो मई में कितना खर्च किया, मई में देखो बेटा, मई में इनकी प्लानिंग थी, ये देखो ये इतना हो गया। अब ये देखो, ये तो अप्रैल का हम लोगों ने कर लिया, अब मई में प्लानिंग थी 2 लाख की, लेकिन खर्च कितना किया, तो जो खर्च करेंगे ब्याज तो उस पे लगेगा ना। प्लानिंग का क्या करना, तो इसी में 3 लाख यहाँ लिख के, 2 और 3 5, तो ये हो जाएगा 5,02,000। 5,02,000। अरे ये हो गया। अच्छा, ये यहाँ तक बेटा, 1 मिनट, 5,02,000 नहीं। अब ये बताओ, 2,02,000 पहले का था, 3 लाख ही है, तो इसका टोटल कितना आ गया, 5,02,000। अब कित क्या लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा ना, 12% एक महीने का। देखो कितना आ रहा है,
वही 1% हो जाएगा, 5020 और क्या, तो 507020, टोटल ड्यू ये हो गया। चलो अब आओ जून में। जून का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 507020, जून का। अब सब बच्चे स्क्रीन पे देखो जरा बेटा। जून में इनकी प्लानिंग कितना खर्च करने की थी, 10 लाख, लेकिन खर्च कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? नीचे उसका रीजन दिया है, स्ट्राइक स्ट्राइक कुछ चल रही थी। ये पढ़ो, द कंपनी हैड अ स्ट्राइक इन जून, जून में स्ट्राइक चल रही थी ना। अब याद करो, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कब हम लोग को कैपिटलाइजेशन शुरू करना है, कब रोक देना है, कब फाइनली रोक देना है। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कुछ घंटों के लिए काम रुकेगा तो वो कैपिटलाइजेशन चलता रहेगा, लेकिन अगर आउट ऑफ मटेरियल हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, तो क्या होगा, वो पीएल में जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। याद आ रहा है? तो अब इस वजह से बेटा, वैसे भी यहाँ कुछ खर्चा भी नहीं हुआ है, तो हम लोग यहाँ कुछ खर्चा हुआ नहीं, तो यहाँ कोई भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। और यहाँ लिख दो ऐसे, नोट नंबर 1 में उसका हम रीजन देंगे क्यों नहीं होगा। तो ये लिया जाएगा 5,07,020 रुपये, 5,07,020 रुपये। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब 507020, ये तो हुआ जुलाई का। जुलाई में देखो 1 लाख खर्च करना चाह रहे थे, यहाँ भी कुछ खर्च नहीं हुआ। जुलाई में क्या हुआ है देखो, वर्क अगेन कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई, ऑल द वर्कर्स ऑल द वर्क्स वर कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर। कह रहे हैं बेटा जुलाई में खर्च करना चाह रहे थे 1 लाख, लेकिन कुछ खर्च किया नहीं है। तो भले काम चल रहा था, अगर खर्च नहीं किया है, अगर खर्च नहीं किया है तो फिर बेटा कोई खर्चा यहाँ आएगा ही नहीं, तो जो पुराना बकाया था इसी पे इंटरेस्ट लगेगा ना, 5020 का। 5070, 5070 का इंटरेस्ट लगेगा। जोड़ो बेटा, इसमें कितना आएगा, 5,12,090। अब ये हो गया 512090, अगस्त का ओपनिंग। अगस्त में देखो कुछ हुआ है, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त में 2 लाख का प्लान था, 1 लाख खर्च हुआ है, तो 1 लाख जोड़ लो, 612090, 612090। लेकिन देखो कुछ अगस्त में शायद दिया था, है बेटा? कहाँ लिखा था बेटा सरप्लस कैश? थर्ड लाइन में, 1 2 3, ये सरप्लस कैश इन ड्यूरिंग हाफ ईयर कंपनी है 10 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 जुलाई, सरप्लस कैश इन अगस्त। अच्छा, एंड अगेन ओवरड्राफ्ट, सरप्लस कैश। तो ठीक है बेटा, यहाँ हटाओ, ये 6 लाख नहीं आएगा, सरप्लस कैश है। तो यहाँ लिखो, इस पे इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे हम लोग नोट नंबर 2 में। तो ये इतना ही लिया जाएगा, 612090। अब ये हो जाएगा ओपनिंग। और देखो सितंबर में कितना खर्च हुआ है, 5 का प्लानिंग था, 7 लाख खर्च कर दिया, तो 7 और 6 13 लाख, तो 1, और इसका इंटरेस्ट हो जाएगा कितना, 13120। इस पे देंगे नोट 3। सबका टोटल कर लो। चलो अब नीचे नोट लिख दो एक एक करके।
नोट वन पहले, इन जून देयर वॉज अ स्ट्राइक ड्यू टू विच activities had stopped, so we have considered it as a period of suspension and interest will be written off in P&L for such period. ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 2 पे आइए। लिखिए अगस्त में इनके पास सरप्लस था। इन अगस्त देयर वॉज अ सरप्लस इन बैंक ड्यू टू विच there will be no borrowing cost in this month. और लास्ट में बेटा सितंबर का नोट नंबर 3, इसमें लिखिए इन सितंबर company has taken an overdraft for more than 10 lakh, which indicate that qualifying asset is still financed by overdraft. So we have capitalized full interest ठीक है। तो ये है बेटा, हमने ये सीखा टेम्पोररी इनकम को कैसे एडजस्ट करोगे और ये ट्रांसफर ऑफ एसेट का क्या करोगे। अब आगे लिखिए जरा, कंसेप्ट नंबर होगा हम लोग का 7। इसमें इसका नाम है एक्सचेंज डिफरेंस अंडर पैरा 4E।
exchange difference under para 4E. लिखिए इसमें बेटा, as per the provision of Accounting Standard 16, exchange loss on foreign currency loan which are taken on qualifying asset can be capitalized to cost of qualifying asset subject to notional saving in interest. If borrowing were made in India, subject to some limit, then following steps should be applied under para 4E. para 4E. हाँ लिखो बेटा इसमें, स्टेप 1, कैलकुलेट exchange loss on foreign currency loan as per accounting standard 11. Foreign currency loan at closing rate में से माइनस कर दिए फॉरेन करेंसी लोन्स एट एक्चुअल रेट, तो ये आ जाएगा एक्सचेंज लॉस। स्टेप 2, लिखिए कैलकुलेट नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट इफ calculate notional saving in interest if loan were made in India। तो नीचे लिखिए नोशनल सेविंग
equals to notional interest at Indian rate minus actual interest at foreign rate. Step 3. Exchange loss to be capitalized under para 4E. Exchange loss or notional saving whichever is lower. Whichever is lower. नीचे लिखेंगे if exchange loss becomes higher than notional savings, then remaining exchange loss will be written off in P&L. एक नोट बना के लिखिए if there is an exchange gain under accounting standard 11 at balance sheet date on foreign currency loan due to decline in exchange rate, then it will be transferred to profit and loss account without any discussion under para 4E. ठीक है, एक बेटा आखिरी चीज और लिख लो, कंसेप्ट नंबर 8 डिस्क्लोजर। 7 पे मुझे क्वेश्चन कराना है और ये सब हो जाएगा खत्म। 8 लिखने के बाद लिखिए नंबर 1, द एंटिटी should disclose accounting policy
regarding accounting for interest. आगे लिखिए। The entity should also disclose the amount of capitalized interest during the year. हो गया बेटा? चलो देखो जरा। देखिए, ये है बेटा, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब ये कंसेप्ट है कि अगर हम फॉरेन से लोन लेते हैं तो एक्सचेंज डिफरेंस का क्या होगा, ये अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। ये देख लो, अगर कोई, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, जैसे मान लो अगर किसी के पास कोई प्लॉट था, उस पे उसने बिल्डिंग बनाने के लिए बैंक से लोन ले लिया। लोन पे जो इंटरेस्ट जा रहा है वो उस इंटरेस्ट को पीएल में ना ले जाके बैलेंस शीट में लेके जा रहा है, मतलब कैपिटलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया वो AS16 को फॉलो कर रहा है। अगर ये क्वालिफाइंग एसेट होगा तो उसको ऐसे में क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा, तो यहाँ लिखा है, देखो क्या क्या डिस्क्लोज करना होगा। नंबर एक, द एंटिटी शुड डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसी रिगार्डिंग अकाउंटिंग ऑफ द इंटरेस्ट। आपको ये बताना होगा इंटरेस्ट को आप कैसे अकाउंटिंग कर रहे हो, मतलब इसको आप पीएनएल में लेके जा रहे हो या एसेट में कैपिटलाइज कर रहे हो, ये बताना होगा। नंबर दो बेटा, the entity should also disclose the amount of capitalized interest during the year। करंट ईयर में कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया, उसका अमाउंट भी हम लोग को बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर समझ में है? क्या क्या बताओ। पहला, कौन सी पॉलिसी हमने ली, कौन सी पॉलिसी का क्या मतलब हुआ बेटा? क्या हम इंटरेस्ट को पीएल में ले गए या हमने बैलेंस शीट में कैपिटलाइज किया, हमें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा, कितना इंटरेस्ट हम लोग लेके गए, ये हम लोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे। तो ये तो खत्म हुआ इतनी बात। अब यहाँ आ जाओ, ये जो पॉइंट है बेटा इसको समझते हैं जरा। तो इसके लिए मुझे करवाना होगा क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। तो लिखिए जरा एक एग्जाम्पल, पहले सब लोग लिखो एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के बाद ये एएस हो गया है खत्म। लिखिए, एग्जाम्पल ऑन कंसेप्ट 7। कंसेप्ट 7 पे एग्जाम्पल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए। लिखो जरा इसमें, नंबर एक, फॉरेन करेंसी लोन है $10,000 का। इंडियन इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम का है।
थर्ड पॉइंट में लिखो, फॉरेन बैंक इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम का है। एक्सचेंज रेट एक्चुअल है 60, क्लोजिंग है 65। अप्लाई पैरा 4E, assuming interest is paid at the end of each year। लिख लिया? अच्छा, अब सुनो जरा, क्या पढ़ने आप जा रहे हो। देखो बेटा, इंटरेस्ट पीएल में जाएगा कि इंटरेस्ट बैलेंस शीट में जाएगा, इसके बारे में सब बच्चों ने पढ़ लिया कि क्वालिफाइंग एसेट होगा तो बैलेंस शीट में, नहीं तो हम लोग लेके जाएंगे पीएनएल में। फिर आपने पढ़ा कब इसको शुरू करना है कैपिटलाइजेशन, कब खत्म कर देना है, कब बीच बीच में रोक देना है, सारी चीजें पढ़ के खत्म कर लिया। अब देखो एक ये नई चीज आ गई। नई चीज क्या आ गई? सब बच्चे सामने देखो। जैसे मान लो हमने लोन लिया $10,000 का, यहाँ देखना जरा, ये खाली समझाने के लिए बना रहा हूँ, इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, हमने $10,000 का लोन लिया, $10,000 का लोन लिया, ठीक है। अब ये देखो, $10,000 का हमने लोन लिया बेटा। जिस दिन लोन लिया, विदेश से हमने लोन लिया, जब लोन लिया तो $1 में 60 रुपए होते थे। तो ये बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे $10,000 में 60 रुपए के हिसाब से बेटा 6 लाख का लोन हुआ ना। लोन कितने का हुआ? 6 लाख का। और फिर देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा जिस दिन हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, जिस दिन हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, मान लेते हैं 31 मार्च या 31 दिसंबर, वट एवर, ठीक है, ये मान ले, ये एक्चुअल डेट है, एक्चुअल डेट जिस दिन लोन लिया, और ये है क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट पे क्या हुआ, यही हमारा $10,000 का जो लोन था, डॉलर बढ़ के 65 का हो गया, तो यही लोन हो गया 6,50,000 का। ठीक है, अब ये बताओ 6,50,000 का, तो विदेशी करेंसी में तो $10,000 का ही लोन है, लेकिन क्या हो रहा है, डॉलर का फ्लक्चुएशन होने की वजह से, रुपीज में फ्लक्चुएशन होने की वजह से लोन हमारा बढ़ जा रहा है। तो आखिर ये जो हमें 50,000 का नुकसान हुआ एक, और दूसरा इंटरेस्ट जो लगता है वो तो हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पे लगता है ना, इंटरेस्ट लास्ट डे लगता है ना। तो अब ऐसे में इस नुकसान का क्या होगा और इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा, तो कितना जाएगा, वो चीज आप पढ़ने जा रहे हो, समझ आए? ठीक है, तो अब कैसे कैसे क्या करेंगे, आइए लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा मैं समझाते जाता हूँ। तो ये देखो, पहले ये वाला लॉजिक देख लो, ये क्या था, एक्सचेंज डिफरेंस अंडर पैरा 4E। अब ये क्या चीज है, मैंने क्या बताया था, लॉ में तुम लोग सेक्शन पढ़ते हो, इनकम टैक्स में सेक्शन पढ़ते हो, और इसमें क्या होता है हम लोग के एएस में पैराग्राफ, ठीक है, जैसे वहां का सेक्शन वैसे यहाँ का पैराग्राफ। तो ये बात कहाँ लिखी है, पैराग्राफ 4E में लिखा है एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में, समझे? जनरली हम लोग को याद नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ कुछ होते हैं, कुछ ज़्यादा ही फेमस होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। AS 16 में कभी भी आ जाए पैरा 4E, तो उसमें क्या चीज़ है, एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है बेटा, अब जरा ये पढ़ लो, इसी के साथ साथ पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। लिखा है, As per the provision of AS 16, exchange loss on foreign currency loan which are taken on qualifying asset। सब बच्चे सामने देखो, अगर हमने क्वालिफाइंग एसेट के लिए विदेश से लोन लिया जिसपे हमें एक्सचेंज लॉस हुआ, तो कैन बी कैपिटलाइज्ड, उस नुकसान को भी हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट में जोड़ लेंगे, सब्जेक्ट टू नोशनल सेविंग, क्या छोड़ के,
किस क्या सब्जेक्ट है बेटा? सब्जेक्ट टू। अब सारा झंझट यहीं पे है। देखो लोन तो लिया था 6 लाख का और हो गया 6.5 लाख। तो वो कहते हैं ये जो 50,000 का डिफरेंस है ये तुम ऐड कर लो अपने एसेट में, लेकिन नोशनल सेविंग को छोड़ के। किसको छोड़ के बेटा? अब यही कहानी आपको सीखनी है, हाउ टू कैलकुलेट नोशनल सेविंग। समझ आया? अब इसके स्टेप्स भी देखो तो और अच्छे से आएगा। ये देखो पहले स्टेप में हमने निकाला एक्सचेंज लॉस, दूसरे में निकाला नोशनल सेविंग, फिर ये देखो ऐसे एक्सचेंज लॉस ये वाला, नोशनल सेविंग ये वाली, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा वही कैपिटलाइज होगा। इफ जो लोअर होगा वही क्या करेंगे हम लोग? कैपिटलाइज करेंगे। तो अब हम ये काम करने जा रहे हैं, पहले निकालेंगे एक्सचेंज लॉस, फिर निकालेंगे नोशनल सेविंग। पहले इतना कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब नेक्स्ट शुरू करो। स्टेप वन, स्टेप वन में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज लॉस। तो पहले लिखेंगे लोन एट क्लोजिंग रेट, $10,000 का लोन था, 65 रुपए के हिसाब से 6,50,000। लोन एट एक्चुअल रेट, $10,000 का लोन था जब लिया था तो 60 का रेट चल रहा था, तो उस हिसाब से 6 लाख बनता है। तो 50,000 का निकल के आया एक्सचेंज लॉस। ठीक है, अब आगे बोलो सेकंड स्टेप में क्या निकालना है? नोशनल सेविंग। तो ये देख लो क्या चीज होती है बेटा, यहां लिख भी लो कैलकुलेशन ऑफ नोशनल सेविंग इन इंटरेस्ट। नोशनल सेविंग का मतलब होता है अगर यही लोन इंडिया में लेते तो ब्याज कितने का पड़ता? इसका मतलब हुआ इफ बोरोइंग वर मेड इन इंडिया, अगर यही लोन इंडिया में लेते तो कितने का इस पे ब्याज पड़ता? तो ए पॉइंट में लिखिए एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस नहीं सॉरी, अगर ये हम लोग लेते, अब ये देखो रेट बताया होगा सामने देखो बेटा, इंडिया में लेते तो लोन के ये कितने का पड़ता? 10% का, और विदेश में कितने का पड़ रहा है? 6% का। तो अब बताओ सेविंग हो रही है कि नुकसान हो रहा है? इंडिया में लोन लेते तो महंगा पड़ता कि सस्ता पड़ता? सस्ता पड़ता। 6 लाख का लोन 6 ही का होता, 6.5 लाख का थोड़े ना हो जाता। वहां 6% तो लग रहा है, 6.5 लाख पे पड़ रहा है ना। और इंडिया से लोन लेते तो थोड़े ना, रुपी थोड़े ना चेंज होगा, रुपी तो वही रहेगा ना बेटा। बात समझ में आ रही सबको? तो अब आओ देखते हैं बचत कितने की होती। तो यहां लिखिए इंटरेस्ट एट इंडियन रेट। अगर हम इंडिया में लोन लेते तो 6 लाख रुपए का ही होता, और 10% मान लो यहाँ ब्याज लग भी जाता तो 60,000 का ब्याज पड़ता। और नीचे लिखो इंटरेस्ट एट फॉरेन रेट। तो विदेश से $10,000 का हमने लोन लिया है और 65 रुपए का हो गया है, और 6% इस पे पड़ रहा है। तो 6,50,000 का 6% देखो बेटा 39, 39। तो ये जो 21,000 है इसी को बोलते हैं नोशनल सेविंग। इसी को बोलेंगे नोशनल सेविंग। अब स्टेप 3 भी लिख लो, तब तीनों समझा दूं एक बार। स्टेप 3 में लिखिए एक्स्ट्रा कैपिटलाइजेशन
allowed under para 4E exchange loss on loan or notional saving in interest whichever is lower. That is 21,000. जर्नल में लिखेंगे एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन being monetary item reported qualifying asset account debit profit and loss account debit to exchange loss being exchange loss capitalized as per para 4E. ठीक है बेटा, लिख लिया? चलो अब सब बच्चे ये भी देख लो बेटा, फिर ये खत्म हो गया। यस, देखो कॉपी हो गया ना सबका। अब ध्यान से सुनो, देखो क्या है, जैसे मान लो किसी ने कोई क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए लोन ले लिया $10,000 का, तो जिस दिन लोन लिया उस दिन तो 60 का रेट चल रहा था, लेकिन जब इंटरेस्ट देने की बारी आई या जब बैलेंस शीट पैक होने लगी तो ये हो गया 65 का। और हमेशा बैलेंस शीट में हम लोग चीज़ों को किस पे लिखते हैं? क्लोजिंग रेट पे। किस पे लिखा जाएगा? बैलेंस CD ही तो होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस वही तो जाता है ना बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में। तो अब बेटा, अब लोगों ने कहा, ये सरकार से कहा कि ये बताओ, हमने 6 लाख का लोन लिया, 6.5 लाख हो गया, तो ये जो 50,000 का हमें नुकसान हुआ, क्या इस नुकसान को भी कैपिटलाइज करने दोगे हमको कि नहीं करने दोगे? तो बेटा सरकार ने ये बात ICI को दी, ICI ने बना दिया पैरा 4E। उन्होंने कहा इस 50,000 का क्या होगा हम बताते हैं। उन्होंने कहा देखो ऐसे, पहले तो तुम्हें 50,000 का नुकसान हुआ तो तुम ये एंट्री बनाओ, एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन करेंसी लोन। लोन बढ़ गया ना,
लोन तो 6 ही लाख का था, कितने का हो गया 6.5 लाख का, तो 50,000 से लोन बढ़ गया तो लोन क्रेडिट होगा, और हमें नुकसान हुआ 50,000 का, तो नुकसान क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बोले बात समझ में आई? अब आगे कहते हैं ये तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसको तुम अब क्रेडिट कर दो अगली एंट्री में। ठीक है, अब कहते हैं जितना AS 16 का पैरा 4E बोलेगा उतना तो कैपिटलाइज होगा, और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कहाँ जाएगी, P&L में जाएगी। समझ में? अब ये कहा गया बताओ कितना AS 16 हमें क्वालिफाई करवा रहा है, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो एक्सचेंज नुकसान अपना निकालो कितने का हुआ, तो नुकसान तो सब बच्चे जान ही रहे हो, 6 के बदले में 6.5 हो गया, तो नुकसान कितने का हुआ इनको, 50,000 का। अब कहते हैं देखो नुकसान निकल के आ गया, अब कहते हैं तुम नोशनल सेविंग निकालो, नुकसान और नोशनल सेविंग में जो लोअर होगा उतना तो तुमको लेके जाने देंगे क्वालिफाइंग एसेट में, बाकी कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। अब नोशनल सेविंग क्या है, नोशनल सेविंग है वो कहते हैं कि अगर तुमने इंडिया से लोन लिया होता तो ये 6 लाख का होता, तुम्हें ब्याज देना पड़ता 60,000 का, विदेश से लोन लिए हो तो भले बढ़ गया लोन तब भी ब्याज तो 39 का ही दे रहे हो। यहां दिमाग लगाना, बताओ फॉरेन में कितने का इंटरेस्ट दिया हम लोगों ने, 39 का, और इंडिया में लेते तो कितना देना पड़ता मैक्सिमम, 60 का। तो वो कहते हैं चलो अगर तुम इंडिया से लोन लेते तो 21,000 ही तो तुमको और देना पड़ता, तो इतना छोड़ दिया। सरकार क्या कर रही है, इतना 21,000 तुम्हारा छोड़ दिया। तो अब ये जो 21,000 है, 2150 में लोअर कौन सा हुआ, यही आया ना बेटा, तो कहते हैं ये ले जाओ तुम कैपिटलाइज करो, बाकी कैपिटलाइज करने की परमिशन नहीं है। आया समझ में? ये है एप्लीकेशन ऑफ पैरा 4E। फिर से बताएं क्या क्या करोगे बताओ, फॉरेन करेंसी में लोन लिया तो कितना पैसा कैपिटलाइज होगा, किस पैराग्राफ से निकलेगा, पैरा 4E से। पहला काम क्या करोगे, एक्सचेंज लॉस निकालोगे। एक्सचेंज लॉस कैसे निकलेगा, लोन जब लिया था तो उस दिन डॉलर का रेट क्या था, और जब बैलेंस शीट जिस दिन बन रही है उस दिन डॉलर का रेट क्या है, बढ़ ही रहा है, तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। अब वो नुकसान एक जगह निकलेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, अगर यही लोन हम इंडिया में लेते तो हमें कितने का ब्याज देना पड़ता, तो जो ब्याज हमने दिया और जो और देना पड़ता वही उतना सरकार छोड़ रही है। सरकार कह रही है देखो अगर तुम इंडिया से लोन लेते, अगर तुम इंडिया से लोन लेते तो तुम्हें 60,000 का इंटरेस्ट देना पड़ता, तुम विदेश से लोन लिए हो तो तुम्हें 39,000 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो चलो इतना तुमको और छोड़ देते हैं 21,000 रुपये। यही तो हुआ ना बेटा, समझा? तो वो उतना क्या होगा, एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा, जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। ठीक है, यही इतना था बेटा इसमें, ये हो गया खत्म। चलो अब आज यहीं तक करेंगे हम लोग।